2-4 महीने मुझे ये सब दिक्कतें आई कि हम लोग नेवी का कहाँ मतलब लाइफ एक एक्सप्लोर किया हुआ लाइफ थे और एक आकर एक कमरे में बंद करके अपने को रखना और प्लस पढ़ना, फिर खाने को भी हम लोग नेवी वाले काफ़ी शौकीन हैं और यहाँ अगर पता चला कि हम 1 दिन का खाना बना के 2 दिन खा रहे थे, तो ये सब इश्यूज़ आए सर थोड़े से। प्लस मैं बच्चे से काफ़ी कनेक्ट था अपने और उससे भी दूर था, तो ये सारे काफ़ी मिक्सअप एक था सर रिएक्शन। बट हाँ, ये था सर कि ओवरऑल ये था कि मेरा जो ड्रीम था ना सर, कहीं इससे काफ़ी बड़ा था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, यदि मैं सिविल सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो ये सैक्रिफाइसेज़ तो बहुत छोटी हैं सर उसके लिए। तो जब कभी मैं उदास होता था या बच्चे की याद आएगी या कभी खाने को दिक्कत होता था, तो फिर मैं अपने ड्रीम को सोचने लगता था कि यदि मैं आईएएस बनता हूँ या फिर डीएसपी बनता हूँ, तो फिर मेरी लाइफ़ क्या होगी, मेरे फैमिली की लाइफ़ क्या होगी? तो फिर मैं सर इसको भूल जाता था। मुझे लगता था नहीं, फिर और जोश से लगता था सर। तो इस तरह से डेडिकेशन किया सर, काफ़ी मेहनत किया पढ़ाई को लेकर और मैं अपने को बिखरने नहीं दिया सर उस बीचों में। कभी भी इमोशंस को हावी नहीं होने दिया अपने पे। जय हिंद एवरीवन। मैं हूं कपिल शर्मा और जॉब प्रॉमिस पे अपने एक नए सेशन के साथ आज का एक इंटरव्यू सेशन होगा। और जो इस इंटरव्यू सेशन की खास बात है वो शायद वो बात थी जिसने मुझे इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया था कि मैं उन लोगों की जो कहानियां हैं, जो वो इंस्पायरेशनल स्टोरी है, वो उन सर्विसमैन तक, उन एक्स सर्विसमैन तक, उन सैनिकों तक पहुंचा पाऊं जो देश में, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, वहां पे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और बॉर्डर पे खड़े हैं अपने परिवार की चिंता किए बगैर। और हमारे बीच से ही यदि कोई एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व निकल के आते हैं कि जहां से हम इंस्पायर हो सकते हैं और जहां से वो लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ना केवल जो सैनिक वाला क्षेत्र है, उसके अलावा जो हमारे सिविलियन कैंडिडेट्स भी हैं उनको भी। तो हमारे बीच में आज हैं मिस्टर आर के सिंह, राजीव कुमार सिंह जी। और राजीव कुमार सिंह जी का जो बैकग्राउंड है, जो मेरा उनके साथ में कॉमन बैकग्राउंड है, वो इंडियन नेवी का है। उनके बारे में आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे उन्हीं के साथ में, उन्हीं के द्वारा। और निश्चित रूप से ये आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाने में उनकी जो जर्नी है वो आपको मदद करेगी निश्चित रूप से, इन केस आप दूसरे कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जो हम ड्रीम करते हैं, जो एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, एक सपना होता है, वो उन्होंने अचीव करके दिखाया है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। क्योंकि उन्होंने सर्विस छोड़ने के बाद जो यूपी पीसीएस है उसको केवल 1 बार नहीं बल्कि 2 बार क्रैक किया है। और मैं इससे पहले कि हम राजीव जी तक जाएं, मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो पहली बार क्रैक किया था वो उन्होंने विदाउट एनी एक्स सर्विसमैन कोटा किया था। तब तक उत्तर प्रदेश में कोई एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं होता था। तो इस पूरी जर्नी के बारे में और मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज। तो ये मेरा सौभाग्य है कि राजीव भाई हमारे साथ हैं। तो हम चलते हैं राजीव भाई के पास में और सीधा प्रश्न करते हैं उनसे कि सबसे पहले स्वागत है राजीव भाई का। प्रश्न तो हम बाद में कर लेंगे। थैंक यू राजीव सो भाई, मच स्वागत सर। है आपका। थैंक यू सो मच सर। आपने ये मुझे मौका दिया सर। ओके राजीव भाई, बहुत सारी जो जर्नी होती है हमारी, जो सबसे पहले बहुत सारी जिंदगी की कहानियां होती हैं, वो हमारे घर से स्टार्ट होती है, हमारे गांव से कहानी शुरू होती है। तो मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाहूंगा कि आपके सफर का जो पहला हिस्सा था, जिसमें आप गांव से लेके और नेवी तक पहुंचे, यस और सर। उसके बाद नेवी से आप प्रयागराज तक पहुंचे, वहां तक का आप बताइए। अगला हम बाकी जो अगला प्रश्न आएगा उसके अंदर कवर करेंगे कि गांव से नेवी तक का सफर कैसा रहा, नेवी का कैसा रहा, और नेवी के बाद फिर वहां से आगे का सफर कैसा रहा। आज हम सुनेंगे। अभी तक जो बोलना था मैंने बोल लिया, आगे नहीं बोलूंगा, अभी हम आपका सुनेंगे। और सर, जैसा कि अपने देश में एक सामान्य परिवारों में होता है कि गांव का एक लड़का 12th करने के बाद जनरली डिफेंस की तरफ देखता है कि चलो ठीक है, कहीं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं सर। सेम उसी तरह सर, मैं जब 13 साल का था, आई थिंक आई वॉज इन 19 9th क्लास सर।
तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। तो उस टाइम से थोड़ा सा गार्जियनशिप नहीं था। मैंने 10th करा, मऊ डिस्ट्रिक्ट है सर एक, वहाँ से। उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। फिर पीसीएम से 12th किया और फर्स्ट नेवी के लिए अप्लाई किया था सर, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा था कि कोई गार्जियन नहीं था, तो सोच रहा था कि अपने पैरों पे हो जाए फिर उसके बाद कुछ करा जाएगा। तो सर वही नेवी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। सन 2004 में मैंने ज्वाइन किया सर, और 15 ईयर नेवी में रहा। बट सर एक ड्रीम था, ये मेरे फादर का ड्रीम था सर। जब मैं छोटा था तो मेरे को हमेशा बोलते थे ना कि मैं अपने बेटे को या तो कलेक्टर बनाऊंगा या तो डीएम, ये मजिस्ट्रेट बनाऊंगा या जज बनाऊंगा। तो वो चीजें था सर कहीं। तो मैं नेवी में जाने के बाद भी सर 1-2 साल तक मैंने प्रिपरेशन करने की कोशिश किया था। बट आप जानते हैं कि नेवी के रूटीन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और खासतौर से मैं स्टीम एमी था सर, मेरा ब्रांच जो था स्टीम एमी का था। तो थोड़ा सा टाइम स्पेयर नहीं कर पाया। और फिर माता जी को कैंसर भी हो गया सर 2007 में। तो उनके ट्रीटमेंट वगैरह में काफ़ी मुझे टाइम लग गया। फॉर्चुनेटली वो स्वस्थ हो गई। तो ऐसे रहा सर नेवी का जर्नी। फिर उसके बाद हम इन नेवल पोस्ट 10 साल वहाँ सेवा किया सर, टोटल 15 साल करने के बाद फिर वहीं इनिशियल बॉन्ड पूरा करने के बाद रिटायरमेंट दिया। और फरवरी 2019 में सर रिटायरमेंट लेकर प्रयागराज की धरती पे लौटे थे सर। यही था सर स्टार्टिंग का हमारा। बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं कि संघर्षों से भरी हुई जो कहानी है, और जो हम प्रेमचंद जी की कहानियों में देखते हैं कि जो कष्ट एक व्यक्ति को मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ईश्वर की कृपा से माता जी स्वस्थ हैं, लेकिन जब माता जी को वो कैंसर वाला आपने मुझे एपिसोड बताया था पहले भी, तो यस। वो एक चमत्कारिक ही बात आपने बताई थी। और तब से बिल्कुल सर। मुझे पता है बिल्कुल कि सर। आप तब से फास्ट भी करते हैं उसी से यस संबंधित। सर, मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ सर। मैं कंटिन्यू 20 ईयर्स तक फास्ट रखा है। यस सर। जी जी, ये वहां से तो राजीव जी, फिर ये जो दूसरा सफर था, उस पर जाने से यस सर। पहले, प्रयागराज के बाद की कहानी पे आने से पहले, क्या आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि 10th और 12th में आपका मीडियम का क्या था पढ़ाई का, और उसमें क्या प्रतिशत? यस सर। यस सर, मेरा 10th में हिंदी मीडियम सर, यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ। जी एक्चुअली में बेसिक एजुकेशन मेरा प्राइमरी स्कूल से हुआ सर, फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक मैं अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। जी उसके बाद मुझे इंग्लिश पढ़ने का बड़ा शौक था सर, तो मैं अपने पापा से बोला कि मैं प्राइमरी में नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मेरे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल था, तो वहां से 5th से लेकर 8th तक मैंने पढ़ा। और फिर पापा को लगा कि थोड़ा सा पढ़ने में लड़का अच्छा है तो इसको बाहर भेजते हैं। एडमिशन उन्होंने मऊ कराया है सर। बट अनफॉर्चुनेटली सर वहीं मई 1999 में सर वो एक्सपायर कर गए। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ सर, और एक्सपायर कर गए। बट 10th मैंने मऊ से ही किया। बट 10th करने के बाद सर मेरा परसेंटेज उसमें 67% था सर। बट दैट टाइम आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर सर ऑन 67% मार्क्स इन यूपी बोर्ड सर। तो जी फिर 11th में मैं सर बलिया आ गया। एक्चुअली मेरा होम टाउन बलिया है सर, वहाँ एक रसड़ा टाउन है, कस्बा है, वहाँ से हूँ मैं। तो क्योंकि मम्मी और मेरे से एक बड़ी बहन थी, तो वो घर पे अकेली थी, तो मुझे लगा कि मुझे अब घर आना चाहिए, वहीं से पढ़ाई करूंगा। तो फिर 11th 12th सर मैंने वहीं रसड़ा से किया सर। तो उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन था सर, तब मेरा 70% था 12th में। मैं जो भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन देख रहे होंगे, वो इस बात को नोट कर सकते हैं कि जो उस वक्त जो परसेंटेज होती थी, वो अ, अभी की तरह नहीं थी कि 95-96 परसेंटेज आ रही है। यस सर। उस नहीं सर। वक्त जो 60 के ऊपर आने के साथ ही एक वैल्यू थी, वो अपने आप में खुद ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। और यस सर। आपके तो उसमें भी 67 और रेस्पेक्टिवली 70 जो थे आपके 10th और यस सर। 12th में। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये था कि यूपी बोर्ड था, और जो हिंदी मीडियम यस वाले सर। कैंडिडेट है वो अपने आप को कहीं भी इन्फीरियर ना समझे कि यूपी बोर्ड वाले कुछ बेटर नहीं कर सकते हैं। लकीली या अनलकीली मेरा भी यूपी बोर्ड ही रहा है राजीव भाई। तो हम यस सर। सेम बोर्ड के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल सर। तो राजीव जी, जब आप प्रयागराज में आए 2019 में अपना रिटायरमेंट लेने के बाद, यस।
यस सर। ये आपको कब क्लियर हुआ कि आपको इस तरफ जाना है या इसी की तैयारी करनी है? क्योंकि जो हमारी नेवी के अंदर एक प्रचलित जो भावना होती है वो बैंक की तरफ जाने वाले कैंडिडेट्स की ज़्यादा होती है। और यस आपने सर। कब सोचा कि मुझे हाँ, मुझे एक गोल है मेरा और मुझे उसके लिए प्रयागराज जाना है? सर इसके लिए कई कारण थे। एक तो फर्स्ट जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मेरे फादर का एक ड्रीम भी था, जिसके लिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा कोशिश भी किया था। बट ड्यूरिंग सर्विस सर मेरी मैरिज भी काफी अर्ली हो गई थी, मम्मी की बीमारी की वजह से, क्योंकि मम्मी प्रेशराइज कर दी कि शायद मैं क्योर ना कर पाऊँ। तो मेरी शादी जल्दी हो गई, तो बीच में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से प्लस सर्विस का अपना अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था सर। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं शायद बोलता अच्छा हूँ, तो मुझे लगा मुझे टीचर बनना चाहिए और थोड़ा सा स्टडी से और इन सब से मेरा लगाव था। तो मैंने सर फिर अपना पूरा फोकस ये था कि मुझे लेक्चरर बनना है। फिर सर मैंने अपनी किया, एमए किया, मास्टर किया। और फिर उसके बाद सर मैंने हिंदी साहित्य से भी एमए किया और नेट भी क्लियर किया। तो सर 2018 तक मुझे बिल्कुल नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस करना है। मुझे ये था कि मुझे टीचर बनना है, तो इसलिए मेरी एजुकेशन भी उसी से रिलेटेड होती रही। बट सर फॉर्चुनेटली बोलेंगे इसको, मैं मार्च 2018 में सर मैं आया पीआरसी करने के लिए सर, प्री रिलीज कोर्स के लिए अपना, इलाहाबाद में सर। और फिर ओ लेवल का हमारा डिप्लोमा कोर्स था सर। और उसी दौरान सर मैं इलाहाबाद फर्स्ट टाइम आया था, और वहाँ पे बहुत सारी यूपी सिविल सर्विसेज के कोचिंग क्लासेज वगैरह थी सर। और एक दो मेरे फ्रेंड थे, तो हमने ऐसे ही मजाक में एक दिन बोला कि चलते हैं कोचिंग घूम कर देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कैसे तैयारी वगैरह कराते हैं। तो एक आइए, चाणक्य वहाँ पे एकेडमी है सर, जी। चाणक्य से जानता था सर कि वो दिल्ली में अच्छा था। तो फिर वहीं ज्वाइन किया सर। और मुझे आज भी एक सर थोड़ा मजेदार एक लाइन की बात बताऊंगा आपको। जी, जी, जब प्लीज़। मैं थोड़ा शर्माते हुए गया था, मैं कोचिंग क्लास में शर्मा, क्योंकि थोड़ी एज मेरी ज्यादा थी, अप्रोक्स में 32 ईयर्स का था उस टाइम पे। तो जब मैं कोचिंग क्लास में गया तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, एक ज्योति मैडम थी, तो मैं उनसे जाके थोड़ी देर बैठा रहा, कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर बताइए किस लिए आए। बोलो मैम एक्चुअली मैं शाहरुख खान, वो मैं हूं ना फिल्म का ना, शाहरुख खान जैसा फील कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे 21-22 साल के हैं और मैं यहाँ 30 प्लस हूँ। तो हंसने लगी, बोली अरे कोई नहीं सर, आपका जज्बा है, आप यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे शुरुआत था सर। फिर मैंने डेमो क्लास 2-4 दिन लिया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोई ठीक हूँ, बेटर हूँ, मतलब मैं इतना ये नहीं हूँ बाकी बच्चों से। और ऐसे सर फिर मैंने एडमिशन जोश में ले लिया सर। मतलब ये मुझे लगा कि कहीं मेरा माइंड चेंज ना हो जाए, तो मैंने सेम टाइम उनको पैसा करके पे करके और अपना एडमिशन लिया था सर। तो ऐसे मैंने शुरुआत किया था सर। तो ड्यूरिंग पीआरसी मतलब ये मेरा। तो 2018 की पीआरसी के दौरान, यानी 2018 की सेकंड हाफ में आपने डिसीजन लिया कि आपको इस साइड जाना है, और जो आपका लेक्चरशिप वाला था यस सर। उसको आपने बैक बर्नर पे रख दिया। अभी मेरा एक जो प्रश्न यस है सर। वो बेसिकली लाखों लोगों का ये प्रश्न है, या शायद उससे भी ज्यादा अच्छा। लोगों का, और काफी डिफाइनिंग है, तो इसको मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने हालांकि बता दिया है कुछ पार्ट उसका, जब आप कोचिंग सेंटर आप एक में गए थे, लेकिन प्रयागराज में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं और वहां पे यस सर। हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स रोज आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, और लाखों लोगों का एक स्टडी सेंटर है यूपी में, यस तो सर। खासतौर से यूपी पीसीएस का जो गढ़ है वो इलाहाबाद है। जैसे मुखर्जी नगर है दिल्ली में, ऐसे उत्तर बिल्कुल प्रदेश सर। में इलाहाबाद है, यस सर। प्रयागराज है अभी। तो उन यस सर। लाखों लोगों में से, और जहां पे वो यंग कैंडिडेट थे जो लगातार पढ़ाई के टच में थे, तो आपको सी ऐसी यस बात सर। लगी आपके अंदर कि आप उस भीड़ में से क्लिक कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर लेंगे? क्योंकि तब तो कोटे वाला फैक्टर भी नहीं था। तो आपके अंदर वो जज्बा क्या था, यस सर। वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सर पहला चीज तो जब मैं आया था कोचिंग के लिए, तो मैं पीसीएस को माइंड में नहीं रखा था सर, क्योंकि हमें ये था कि यूपीएससी के लिए सर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन एक सर्विस को मिलता है, एक सर्विस मैन को। तो मेरा प्रिपरेशन सर यूपीएससी के लिए था। जी, और मेरे दिमाग में एक तो जो नेवी से हमने सीखा था सर कि एक
हार्डशिप लाइफ, आपको ना कैसे मतलब डिसिप्लिन में रह के आपको मैक्सिमम लेवल तक आप अपने को मेहनत कर सकते हो। तो बाकी बच्चे थे, तो फिर मुझे लगा कि मैं उनसे ज्यादा डिसिप्लिन हूँ कहीं ना कहीं सर। क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो थोड़ा एक तो उनमें थोड़ा कि हम जो 15 साल सर्विस अपना नेवी में दिए थे सर, तो एक वेल डिसिप्लिन प्लस एक डेडिकेशन हमारे अंदर चीज था, और किसी चीज को करने के लिए जो एक जुनून और संकल्प था ना सर, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम नेवी के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं सर। और वो चीजें हमारे अंदर थी, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। यदि लगता है कि किसी इंसान के अंदर यदि किसी चीज के लिए जुनून हो, डेडिकेशन हो, तो आई थिंक कि सर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं हो। और शायद इसी थॉट्स की वजह से मैं ज्वाइन किया कि करना तो है मुझे। मेरा ये था सर कि होगा या नहीं होगा, बट मैं हार तो नहीं मानूंगा, एक बार ट्राई जरूर करूंगा। और सेम था सर, यूपीएससी के लिए ही ट्राई किया सर। मेरे सारे स्टडी वगैरह यूपीएससी के लिए थे, बट पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी सेम है सर, तो ये मेरे लिए हेल्प हो गया। ओके राजीव जी, और जो आपकी अभी तक की जो बातों से ये पॉइंट निकला भी है कि आपके पास में जो बैकग्राउंड था वो संघर्ष वाला था, जिम्मेदारी वाला था, और उसने आपको यस सर। अर्ली एज में ही बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी बना दिया था। उसके बाद जब आप सर्विस में भी आए तो आपके पास में एमए यस। ब्रांच थी, जो सबसे कठिन ब्रांच समझी जाती है। वहां से आपने चेंज भी यस सर। किया जब आप यस। प्रवोस्ट में आए, तो जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है काम करने की, या कोई फैक्टर नहीं है, कई बार आपको बिल्कुल खाना सर। भी टाइम से मिलना मुश्किल हो जाता है, और हर प्रकार का आप, लेकिन जी। हाँ एक चीज है कि अ, जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। तो उन सब बिल्कुल सर। चीजों बिल्कुल। उन सब चीजों ने आपको एक पुश दिया आने के लिए, कि चलो मैं कर पाऊंगा और मुझे यस करना सर। है। और फिर जब आप आ गए फाइनली रिटायर होने के बाद, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनी यस। रखी थी, इंक्लूडिंग फैमिली, बिकॉज आपके साथ फैमिली भी थी, आप एक फ्रेशर नहीं थे। आपके पास में जो यस सर। बैकअप प्लान था कि जो पेंशन जो रही होगी, कि पेंशन से फैमिली कैसे यस। मैनेज करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे कहाँ रहना है, तो वो आपने स्टडीज कैसे बनाई उन सब। क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट है, उसकी स्ट्रेटेजी उतनी है कि उसको पढ़ाई करना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके साथ में बच्चों को भी यस सर। देखना है और वहां पे भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आपने कैसे उन सब चीजों को मैनेज किया? सर जब मैंने डिसाइड कर लिया था पीआरसी के दौरान, प्लस एडमिशन ले लिया कि मुझे सिविल ही करना है, तो मेरा फाइनल था सर। और फिर मैंने ऑप्शन जॉब के लिए तो कोई दूसरा नहीं रखा सर, मेरा था कि ऑप्शन तो सिर्फ यहीं रहेगा। हाँ, सेकेंड वाला जो बच्चा था सर, पीआरसी के टाइम पे ही वो उसका जन्म हुआ, जी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस चीज में मेरी वाइफ ने काफी सपोर्ट किया सर। मैंने उनको बताया कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। और एक चीज था सर कि मेरा प्लान था कि मैं अकेले ही रह के करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मुझे वो डिस्टरबेंस आएगी, मैं वो अपना फुल नहीं दे पाऊंगा, 100% नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने वाइफ से रखा। आप तो जानते हैं कि शुरू शुरू में थोड़ा बुरा तो लगता है उनको, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट किया, बोला यदि आपका सपना है तो आप ट्राई कर लीजिए, एटलीस्ट कम से कम बाद में आप मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगे कि मैंने करने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हमने प्लान किया सर कि वो गोरखपुर, जैसे उनका मायका गोरखपुर है, जी। तो उन्होंने ये प्लान हुआ कि ठीक है आप गोरखपुर अभी 2 साल 3 साल के लिए जो हमारा टाइम लगता है, बच्चे का वहीं एडमिशन करा देंगे, आप वहीं रहिए। तो उनके भैया हैं, पापा वापा हैं, तो थोड़ा देखभाल भी हो जाएगा, और प्लस मेरा एक जो मेंटली प्रेशर रहेगा कि उनको अकेले कैसे छोड़ा जाए, ये थोड़ा रिड्यूस हुआ सर। तो प्लान ऐसे ही था सर। तो मैं इलाहाबाद आया, रूम लेकर वहीं बैचलर लाइफ सर अकेले रहना शुरू किया, और प्लस उनको गोरखपुर शिफ्ट कर दिया था सर। तो ड्यूरिंग पूरी प्रिपरेशन सर हम लोग ऐसे ही रहे हैं, बीच बीच में मैं जाता रहता था कभी 4-5 महीने पे। तो इस तरह चला है सर। और फाइनेंशियली था सर कि पेंशन तो उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, बट ये था कि सिर्फ बच्चा वाला, बड़ा वाला जो बच्चा है वहीं स्कूल जा रहा था, छोटा वाला तो अभी ज्यादा खर्चा नहीं था ऐसा। तो पेंशन में मैनेज हो जा रहा था सर, और कुछ रिटायरमेंट के फंड वगैरह भी थे। तो मेरा ये था कि यदि पेंशन से नहीं होगा तो कुछ फंड वाले पैसा उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। और इतना तो था सर कॉन्फिडेंस कि 3-4 साल में तो कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो 4-5 साल तक का बैकअप आराम से था सर मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। हाँ, फंड ये था कि यार 50% फंड हमने खर्च कर दिए इस बीच में, और पेंशन रहा तो हो गया सर जनरली। सो राजीव जी, जब आप यहाँ पे आ गए प्रयागराज में, तो प्रयागराज वाला आपने तो खैर यस सर। एक वर्ड में बता दिया कि फिर आप बैचलर लाइफ रहे,
लेकिन इसके साथ में इस बैचलर लाइफ में जब आप रहते हैं तो खाने का, रहने का, पढ़ने का और जो कष्ट एसोसिएटेड थे यस उसके सर। साथ में, जो कष्ट जुड़े हुए थे, आपको किन कठिनाइयों यस का सर। सामना करना पड़ा जब आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी और फॉलोड बाय यूपीपीसीएस? यस सर, स्टार्टिंग में तो मेन कुकिंग वाला था सर, क्योंकि हम लोग कभी खाना बनाए नहीं थे और मैं कभी अकेले ऐसे रहा नहीं था इससे पहले। ओके। तो थोड़ा सा कुकिंग का मुझे इशू आया, तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो मैं यूट्यूब से देख देख कर सर, मैं वाइफ से या अपने सिस्टर लोग से नहीं पूछता था कि उनको लगेगा कि मतलब इसको खाने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं ज्यादातर सर यूट्यूब से देख देख कर बनाता था खाना। पर आपको बताऊं सर, मैं 2-3 महीने के बाद बहुत अच्छा खाना बनाने लगा था। और प्लस थोड़े से मैंने फ्रिज वगैरह रख रखे थे, तो मैं एक दिन सब्जी बना के 2 दिन खा लेता था सर। तो ऐसे चला सर, खाने को लेकर जनरली कॉम्प्रोमाइज ही था सर। और उसके बाद थोड़ा सा एक मुझे दिक्कत आया सर कि मैं थोड़ा सोशल, मुझे लगता है कि ज्यादा हूँ, मैं बात बहुत करना चाहता हूँ 1-2 लोग रहें, तो थोड़ा वहाँ पे लोनलीनेस वाला, क्योंकि पढ़ाई करना है तो आपको अकेले रहना है। तो एक रूम लिया तो मैं उसी में रहा, तो थोड़ा स्टार्टिंग के 2-4 महीने मुझे ये सब दिक्कतें आई कि हम लोग नेवी का कहाँ मतलब लाइफ एक एक्सप्लोर किया हुआ लाइफ थे, और एक आकर एक कमरे में बंद करके अपने को रखना और प्लस पढ़ना, फिर खाने को भी हम लोग नेवी वाले काफी शौकीन हैं। और यहाँ अगर पता चला कि हम एक दिन का खाना बना के 2 दिन खा रहे थे, तो ये सब इश्यूज आए सर थोड़े से। प्लस मैं बच्चे से काफी कनेक्ट था अपने, और उससे भी दूर था, तो ये सारे काफी मिक्सअप एक था सर रिएक्शन। बट हाँ ये था सर कि ओवरऑल ये था कि मेरा जो ड्रीम था ना सर, कहीं इससे काफी बड़ा था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, यदि मैं सिविल सेलेक्ट हो जाता हूँ तो ये सेक्रीफाइसेस तो बहुत छोटी हैं सर उसके लिए। तो जब कभी मैं उदास होता था या बच्चे की याद आएगी या कभी खाने को दिक्कत होता था, तो फिर मैं अपने ड्रीम को सोचने लगता था कि यदि मैं आईएएस बनता हूँ या फिर डीएसपी बनता हूँ तो फिर मेरी लाइफ क्या होगी, मेरे फैमिली की लाइफ क्या होगी। तो फिर मैं सर इसको भूल जाता था, मुझे लगता था नहीं, फिर और जोर से लगता था सर। तो इस तरह से डेडिकेशन किया सर, काफी मेहनत किया पढ़ाई को लेकर, और मैं अपने को बिखरने नहीं दिया सर उस बीचों में, कभी भी इमोशंस को हावी नहीं होने दिया अपने पे। ये बहुत ही जो लास्ट वाला आपने शब्द बोले, इमोशंस को हावी नहीं होने दिया, इसके लिए यस सर। तो सब नहीं है मेरे पास। और मैं इस बात के जानने के बावजूद भी कि ये तो फैमिली वाली बात थी, लेकिन जितना मैं आपको यस। जानता हूँ, आपका जो नेचर है वो हेल्प करने वाला भी है। इनफैक्ट उस वक्त पे भी जब हम साथ में थे तो आप कितने सारे लोगों को, कितने बच्चों को गाइड करते रहते थे फोन के ऊपर या कैसे। तो आपने उस चीज को भी कैसे मैनेज किया होगा, या उन भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया होगा कि चलो भाई पहले मुझे अपनी 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 हेल्थ पहले कर लूं, बाद में मास्क में बिल्कुल। दूसरों का पहना दूंगा। तो यस सर। शुरू में आई सर, दिक्कत थोड़ी आई क्योंकि वहां पे 1-2 दोस्त भी वहां भी बने, उनको भी काफी कुछ दिन तक गाइड किया। बट फिर बाद में वही रियलाइज हुआ कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं ना, तो फिर आपके गाइडेंस का और आपकी बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है सामने वाले पे। तो लगा कि पहले आप अपने को प्रूफ करो, और प्रूफ होने के बाद शायद किसी को कहो। तो मैंने कंट्रोल किया सर, मैंने फोन वगैरह बहुत यूज करता था। मैंने उसका एक टाइम, यदि मैं दिन में फोन किसी का आ भी रहा हो तो सर मैं इग्नोर करता था उसको। एक शाम का टाइमिंग था मेरा कि शाम से 6 से 8 के बीच में मैं सिर्फ बात करता था, और वो रूल सर सबके लिए था इंक्लूडिंग माई वाइफ। मतलब ऐसा नहीं था कि फैमिली के लिए कोई अलग रूल था, तो उसी बीच में मैं सबसे बात करता था। अदरवाइज मैं बात नहीं करता था सर किसी से भी, चाहे कितना भी अर्जेंट फोन किसी का है। तो ऐसे थोड़े से हार्ड हार्ड सर मैंने अपने लिए रूल्स बनाए थे, और उसको फॉलो भी करता था सर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया सर तैयारी के लिए, क्योंकि कम समय में मुझे बहुत कुछ पढ़ना था सर। और दूसरा चीज सर, एज फैक्टर भी था अपना, तो हमारे पास कम एज के बच्चों की तरह इतना समय नहीं था कि हम दे सकते थे। तो मुझे लग रहा था कि उनसे मुझे डबल मेहनत करना है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, प्लस मैं बच्चों से ज्यादा दिन दूर भी नहीं रहना चाहता था। तो ये सब था, तो इसलिए मैं मेहनत बहुत करता था सर। और जितने डिस्टरबेंस के एलिमेंट्स थे सर, कोशिश किया था कि उससे दूर ही रहें। तो ना तो मैं कहीं जाता था, ना किसी को अपने रूम पे आने देता था सर। फोन से भी काफी मैं अवॉइड रहता था। यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था सर, एक्चुअली जस्ट लाइक एक हॉस्टल ही था। तैयारी वाले बच्चे रहते थे, बट उन कभी कभी मेरे बगल वालों से सर हफ्ते दिन हो जाते थे एक दूसरे को देखे हुए, मैं अपना दरवाजा लगभग बंद ही करके रखता था। तो ये सब चीजें हैं सर। अब लगता है कि शायद मैंने काफी सेक्रीफाइस किया था, अच्छा भी लगता है सर वो सब लेकिन सोच अभी के। जो जो सेक्रीफाइस किया था और वो पॉजिटिव वे में सामने आया है, तो उन सेक्रीफाइस की कीमत
वसूल हो गई, जितना आपने मेहनत किया था, जितना बिल्कुल सर। sacrifice किया था। बिल्कुल। हालांकि अभी भी आप मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ा वक्त बिल्कुल और सर। लगेगा, लेकिन जो चीजें हैं वो बिल्कुल ड्रीम लाइन में चल रही हैं। इस बीच में जो आपकी तैयारी का वक्त था, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोविड का भी वो टाइम क्लैश हुआ था आपकी तैयारी के टाइम। यस सर। यस सर। तो यस सर। आपने उस कोविड टाइम में कैसे मैनेज किया चीजों को, तैयारी के हिसाब से और अपने आप को स्वस्थ रखने के हिसाब से भी, क्योंकि सर कोविड का एक हम्म। उस वक्त ये भी यस था सर, कि पता नहीं बोलिए क्या सर। होगा, वर्ल्ड में क्या होने वाला है, यस सर। बड़ी अनसर्टेनिटी सी आ यस गई। सर। तो उसके यस बारे में, सर। उस संघर्ष के बारे में आप बताएं प्लीज। सर कोविड कहीं ना कहीं मेरे लिए ना तो एक बुन साबित हुआ है सर, क्योंकि ज्यादातर उस समय क्या हुआ था कि प्रयागराज से लड़के सब घर भाग गए थे जनरली कोविड की वजह से, तो पूरा खाली था। प्लस मेरे और भी जितने फ्रेंड थे वो सब घर चले गए थे। तो मुझे लगा यही सबसे अच्छा मौका है ना कि अपने को रूम में बंद करके और पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि उस समय सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोचिंग मैंने बंद कर दिया था जाना। तो मैं सर कंटिन्यू रूम पे, मैं कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन का पीरियड रहा सर, उसमें मैं प्रयागराज में ही रहा सर। तो मैं कहीं गया नहीं, तो उसको इस्तेमाल इसलिए किया सर कि उस समय बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं था, लॉकडाउन था, तो रेस्ट्रिक्शन भी बहुत सारे थे। तो मैं उसको एक जो अपने आप में प्रेशराइज होता था ना, अपने से अपने लिए रेस्ट्रिक्शन बनाता था, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दिया था सर कोविड की वजह से। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदे कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदा रहा सर, कि मैं ना कहीं बाहर जा पाता था ना कोई मेरे यहाँ आ पाता था। प्लस कुछ फ्रेंड्स थे वो भी घर चले गए थे। तो उसको मैंने लगभग सर 4 महीने तक मैंने काफी इस्तेमाल किया, और उस बीच में मेरा प्रिपरेशन भी काफी अच्छा रहा सर। तो मेरे लिए कोविड का सर पॉजिटिव ही रहा है इफेक्ट। बहुत ही अच्छी बात है ये वाली तो। और अभी आपने जिक्र किया था कि तब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो अभी यहाँ यस पे सर। एक प्रश्न है जो डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा। जब एक यस सर। कैंडिडेट स्पेशली जो डिफेंस बैकग्राउंड से आने के बाद में तैयारी करना चाहता है, तो कोचिंग यस सर। या सेल्फ स्टडी या बैलेंस ऑफ द बोथ, इसके बारे में आप क्या कहें? सर जो फ्रेशर्स है आई थिंक कि उनको कोचिंग से थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है सर। तो जैसे जिनको उसके बारे में, सिलेबस के बारे में पता नहीं, या उनको ये नहीं मालूम है कि मुझे कैसे प्रिपेयर स्टार्ट करना है, स्टडी कैसे, क्योंकि मार्केट में सर स्टडी मटेरियल्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो एक फ्रेशर्स को ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आई थिंक कि सर गाइडेंस के तौर पे कोचिंग जरूरी है सर, आई थिंक इस मस्ट सर। बट यदि आप चाहें कि कोचिंग से ही सिलेक्शन ले पाए तो ये भी असंभव चीज है सर। तो कोचिंग को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया चल जाए, आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद सर आपका सेल्फ स्टडी काम करता है सर। तो मैंने कोचिंग लगभग सर 7-8 महीने ही किए हैं बस। उसके बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि कोचिंग में मेरा समय ज्यादा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आप जा रहे हो ऑफलाइन क्लास करने, पूरे दिन बैठ रहे हो, फिर दो चार दोस्त मित्र बन जाते हैं, फिर गप्पे सप्पे लगा रहे हैं, फिर शाम को आते हैं सर, तो फिर एक जो एग्जॉस्ट हो जाता है ना आदमी, तो फिर वो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगा कि ये समय बर्बाद जाएगा। और प्लस आइडिया चल गई थी सर कि अब बुक्स कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या जरूरी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। और प्लस सर एक दो टीचर्स थे जो काफी सपोर्ट उनका रहा, तो मुझे लगा कि कुछ गाइडेंस वगैरह की जरूरत होगी तो मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके कर लूंगा। तो फिर मैंने 7 महीने के बाद सर क्विट कर दिया था कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी किया। और एक ज्योग्राफी के हमारे सर थे, उनका काफी सपोर्ट रहा सर, बीच बीच में कुछ भी होता था उनसे बात करते थे। तो राजीव जी, अभी जो ये आपका जो आज का इंटरव्यू है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन के ऊपर हम पहुंच गए हैं, जहां पे आपके गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी सभी कैंडिडेट्स को, चाहे सिविलियन कैंडिडेट्स हैं, डिफेंस वाले हैं, स्पेशली डिफेंस वाले, क्योंकि हमारा फोकस है कि उन लोगों के लिए उनकी काफी डिमांड भी थी, और ऐसी जानकारी जो जनरली नहीं मिलती है। कि यस। जब आपने प्रिपरेशन किया, प्री की प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद में मेंस के लिए, और फिर इंटरव्यू के यस लिए, सर। तो यस सर। उसकी स्ट्रेटेजी में एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, आपकी उसमें क्या यस। राय है, और बाद में एक यस सर। इंटरव्यू में आपको
नेवी का क्या कुछ फायदा मिला है उस कॉन्फिडेंस का, या वो उस सारी चीजों का, उसके बारे में आप प्लीज यस सर। जानकारी यस दें। सर। सर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये जो 3 पार्ट हैं सर सिविल सर्विसेज के, तो जनरली एक धारणा बनी रहती है कि हमें प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करनी है, प्लस मेंस के लिए अलग से करनी है। तो ज्यादातर कैंडिडेट ये करते हैं सर कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रीलिम्स की तैयारी में अपना लगा देते हैं, और मेंस के लिए थोड़ा वो समय कम देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी सर, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कोई अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है जनरली। यदि हम तैयारी करते हैं तो हमें डिटेल में जो अपना फाउंडेशन है प्लस बेसिक्स जो है तैयार करने चाहिए सर। और दिमाग में हमेशा ये बैठा के रखना चाहिए कि हमें मेंस लिखना है प्रीलिम्स के बाद, और जनरली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन 3.5 मंथ है, लगभग वही 3 साढ़े 3 महीने का रहता है सर। तो हम उस बीच में, तो यदि हम मेंस नहीं लेकर चलेंगे साथ में सर, तो वो हो नहीं पाएगा जनरली। और प्लस प्रीलिम्स का जो पैटर्न है सर, वो फैक्चुअल कम है, ज्यादातर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो उसमें भी आपकी तैयारी सर अच्छी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को पैरेलल लेकर चलना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ में। मेंस की तैयारी इन द सेंस कि सर हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए तैयारी करते करते टाइम। और लास्ट में जब प्रीलिम्स 1-2 महीना रहता है तो थोड़ा सा हम फैक्चुअल बेस पे जा सकते हैं, में दोनों में हेल्प करता है। पीसीएस भी आजकल सर काफी कंसेप्चुअल बेस हो गया है, तो केवल हम फैक्ट्स पे नहीं कर सकते हैं। तो वही है सर, दोनों की तैयारी पैरेलल चलनी चाहिए। यदि हमारा एग्जाम प्रीलिम्स से 1-2 महीना पहले, हम थोड़े फैक्ट्स ओरिएंटेड हो सकते हैं, बट तैयारी लगभग हमारी पैरेलल जानी चाहिए सर मेंस और इसकी। और जहाँ तक इंटरव्यू का क्वेश्चन था सर, तो मेरा इंटरव्यू जो जैसा आपने कहा सर कि नेवी का इसमें काफी रोल रहा सर, जो हमारा कॉन्फिडेंस, और खास तौर से नेवी में भी सर जो हम प्रोस्ट वाले थे, नेवल प्रोस्ट का ज्यादा रोल, क्योंकि एक हमें कमांड करने का जो वहाँ पे हमें एक मौका मिलता है। प्लस हम लोग जो अपना हमेशा कमांडिंग अफसर से या एग्जीक्यूटिव अफसर के सामने हम अपना जो भी रिक्वेस्टमेंट, डिफॉल्ट और एनीथिंग जो हम करते थे सर, तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था किसी अफसर के सामने बैठ के हम किसी बात को रखने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ सर इंटरव्यू में काम आया सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में मैं सेकेंड हाईएस्ट था सर, 74 बहुत मेरे मार्क्स थे इंटरव्यू में। तो बहुत बढ़िया। उसका काफी फायदा। यस और सर। राजीव जी, जो तो अभी, थैंक यू सर। तो नेवी का इसमें काफी था सर कॉन्फिडेंस लेवल। जी, और अभी अभी पिछले कुछ समय में जो दो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं मेंस के लिए, तो उसमें आपकी राय क्या है? वो ज्यादा यस सर। चैलेंजिंग होगा यस कैंडिडेट्स के सर। लिए, या पहले से कम रहेगा जो चैलेंज है उसके बारे में? नहीं सर, यदि पीसीएस के हिसाब से देखें तो ये जो न्यू कैंडिडेट हैं, खासतौर से जो अभी नए एस्पिरेंट जो तैयारी के लिए अभी आ रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा सर। जैसे अब हम लोग थे तो थोड़ा ऑप्शनल वगैरह तैयार कर चुके थे, तो लग रहा था कि शायद हम ऑप्शनल में बेटर कर रहे थे, तो हमारे लिए एक नए तरह से पढ़ना होगा। बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए सर ये ज्यादा बेटर है, खासतौर से जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट जिनका रहा है, आर्ट वाले। क्योंकि ऑप्शनल में जनरली देखा जाता है सर कि जो साइंस बैकग्राउंड के ऑप्शनल वाले एस्पिरेंट होते हैं सर, उनकी मार्किंग अच्छी हो जाती है, और खासतौर से आर्ट्स वाले कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये डिफरेंसेस काफी आ जाते हैं मार्क्स में। तो एक तरह से सर ये जनरलाइज हो गया है सबके लिए। तो इसका आई थिंक कि सर न्यू एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा है, ऑप्शनल से ये बेटर रहेगा सर। खास तौर से जो पीसीएस के अच्छे पोस्ट हैं लाइक एसडीएम, डीएसपी, ये सब लेने के लिए सर, तो इसका पॉजिटिव रहेगा सर कंपेयर टू ऑप्शनल। ओके, राजीव जी, इसके बाद इंटरव्यू के ऊपर डिटेल में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। ओनली एक जो प्रश्न था वो ये था कि लगभग कितने समय इंटरव्यू चला था या चलता है, और आपको इंटरव्यू देने के बाद कैसा फील हुआ था कि क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, या टाइट है? तो वो उसके बारे में थोड़ा सा, पहली बार जब हुआ था, फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला इंटरव्यू के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड था सर। पहला इंटरव्यू था, और प्लस लोक सेवा आयोग में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी सर। तो मैं तो वहाँ जब उस गेट के अंदर गया और लोक सेवा आयोग का बड़ा सा बोर्ड जब मैं देखा, तो सर मुझे लगा कि मैं मतलब लगभग सेलेक्ट ही हो गया हूँ सर इंटरव्यू से पहले ही। वो क्योंकि मेरे लिए बहुत एक बड़ा ड्रीम था वहाँ पहुँचना। और इंटरव्यू सर जनरली वैसे तो 20 मिनट यदि किसी का चलता है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन 20 से 30 मिनट
का लगभग इंटरव्यू होता है जनरली। मेरा 25 मिनट चला था सर अप्रॉक्स। और मेरा सर एक्चुअली में डबल मेरा मास्टर रहा है और दोनों लिटरेचर में रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन का स्टार्ट हुआ सर वो लिटरेचर से ही हुआ। सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि आपने डबल एमए क्यों किया है, और वो भी दोनों लिटरेचर से। तो मैंने बताया सर, और मेरे क्वेश्चन भी ज्यादा वही था। लकली सर उस दिन मेरा 4 अगस्त को इंटरव्यू था 2021 में, उस दिन तुलसीदास जी का जन्मदिन भी था। तो जी मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आज किस साहित्यकार का जन्मदिन है। तो मैंने बताया था, फिर रामचरितमानस की चौपाइयाँ वगैरह भी मेरे से पूछ रही, इंग्लिश लिटरेचर से भी काफी क्वेश्चन पूछ। हम्म। जी जी। राजीव जी, जो अभी लोग सर्विस में हैं और जिन्होंने प्लान किया है कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ या स्टेट पीसीएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो यस उनके सर। लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना चाहिए, और उनके बाहर जाने के बाद उनको जो कंपटीशन जब उनको फेस करना है, तो वहां से अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि हाँ वो उस यस। बीच से भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके जैसे कैंडिडेट उनके सामने एक उनको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन और क्या करना चाहिए उनको, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तौर से जो अपने सर्विसमैन हैं, जो फ्यूचर में सिविल सर्विस के लिए आना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना एक स्ट्रेटजी इसको लेकर बनाना चाहिए कि क्योंकि लगभग सारे फैमिली मेंबर हैं, तो उनको अपने फैमिली को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, कैसे उनका सेटअप रीसेटलमेंट करना है, प्लस अपना फाइनेंशियल इशू। यदि सब कुछ मैनेज करने के बाद उनको लगता है कि यदि हम 3 से 4 साल तक विदाउट जॉब किए हुए अपने इसी पेंशन और प्लस जो भी अपना सेविंग है उस पर हम अपने फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं, बीच में फैमिली भी उनकी सपोर्ट करे, तो सर ये सब चीजें काफी साइकोलॉजिकली और प्लस ऐसे भी इफेक्ट करती है। तो आई थिंक कि पहले तो इस लेवल पे उनको तैयार होना चाहिए। दूसरा चीज, यदि उनको लगता है कि नहीं अब ठीक है हम फाइनल हो कर लिया डिसीजन और हमें सिविल करना है, तैयारी करना है, तो मेन वही है सर कि बेसिक से उनको स्टार्ट करना है, बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी फियर का सर। ठीक है, कि हाँ मुझे करना है, तो उनका स्ट्रेटजी का वही है सर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो यदि लगता है किसी को कि हम ऑफलाइन क्लासेस करके ऑनलाइन क्लासेस करके, या कोई उनका ऐसा मेंटोर हो जो उनको गाइड कर सकता है कि कैसे करना है, तो थोड़ा सा उनको उनको 2-4 महीने एक प्रॉपर गाइडेंस ले लेनी चाहिए सर, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफी ब्रॉड है सर। और यदि हम बिना किसी गाइडेंस का जस्ट उतर जाते हैं सर, तो इसमें बहुत टाइम किलिंग भी है सर, और प्लस हम वो चीजें नहीं गेन कर पाते हैं जो करना है। तो थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होगी सर इसमें। और स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए सर कि अपना प्लानिंग के साथ 3-4 साल के लिए पहले तो फिक्स कर लें कि यदि हमारा सिलेक्शन 1-2 बार में नहीं होता है तो हमें घबराना नहीं है सर। इसके लिए इतना माइंड सेट करके चले, क्योंकि सर इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। दूसरा चीज सर कि अपना बीच में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तैयारी के दौरान, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर, और प्लस कि नहीं हमें करना है, और एक सही गाइडेंस की जरूरत है सर। तो गाइडेंस चाहे जैसे है, ये डिपेंड करता है सर इंडिविजुअल पे कि ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं, या कोई इंडिविजुअल किसी टीचर से या कोई उनका मेंटोर हो जिनसे वो बात करके तो आ सकते हैं सर। इसमें फिर 4-5 महीने की तैयारी के बाद सर एक खुद को आइडिया लग जाता है सर कि अब हमें कैसे जाना है। तो इसमें वही है सर, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं किसी हम टॉपर से या किसी सेलेक्टेड बंदे से, थोड़ा सा हम राय भी ले लेते हैं, कुछ उनसे गाइडेंस भी मिल जाती है। तो आई थिंक ये चीजें हैं सर। और राजीव भाई, आपने जो अभी ये बात बताई उसमें एक जिक्र किया आपने ऑनलाइन गाइडेंस या ऑनलाइन, यस सर। तो क्या उसका यस सर। भी रोल रहता है, उससे भी फायदा हो सकता है? बिल्कुल सर, अभी तो देखा जाए कोविड के बाद से ऑनलाइन का क्या काफी क्रेज भी हो गया है, और काफी अच्छे से वहाँ पे आपको मेंटर और टीचर्स मिल भी जाएंगे सर। ऑफलाइन में तो हो सकता है कि हमारे पास एक सिलेक्टेड ही है, हमें टीचर मिलेंगे, लिमिटेड है। बट ऑनलाइन में हमारे पास अनलिमिटेड सोर्सेज है। बट वहाँ पे भी ये है कि हमें देखना है कि हमें ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, और वो काफी है सर फायदेमंद, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि इसमें सहूलियत ये हो जाता है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से समय आप मैनेज कर सकते हैं और अपना क्लासेस ले सकते हैं। तो बट ये डिपेंड करता है सर इंडिविजुअल को, क्योंकि बिल्कुल। किसी को शायद ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा प्रेफर करता है कोई। तो दोनों का मिक्सअप है सर, मतलब मिक्स रिस्पॉन्स है। करेक्ट, बिकॉज जो ये प्रश्न था ये उन कैंडिडेट के लिए था जो अभी रिलीज या रिटायर नहीं हुए हैं और जो सर्विस के लास्ट फेज में और यस प्रिपेयर सर। करना चाहते हैं।
तो उनके लिए तो ये एक यस बेस्ट सर, ऑप्शन रहेगा कि बिल्कुल सर, उन बेस्ट ऑप्शन है। यस सर। और राजीव जी, तैयारी के टाइम पे फैमिली के सपोर्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे? उसकी कितनी अ, वो कितना महत्वपूर्ण है? आपके बारे में तो हमें पता है कि फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, और इतने लंबे टाइम तक इंक्लूडिंग कोविड जैसा जो टफ टाइम था उसके बावजूद भी फुल सपोर्ट था यस सर। उसका। और जो सफलता है कैंडिडेट की, उसमें कितना लिंक है? सर आई थिंक फैमिली का लगभग उसके 50% का हम रोल मान के चलेंगे सर। तैयारी कैंडिडेट के 50% अपना योगदान है और 50% फैमिली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े होते हैं सर, और हमारी तैयारी से साइकोलॉजिकली फैमिली के सपोर्ट से काफी रिलेट करती है। यदि सपोज करिए, क्योंकि पहला चीज तो ये है सर कि इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा भी हो सकता है। हम साल में, एक साल में भी कर सकते हैं, हो सकता है 4-5 साल भी हमें लग जाए। तो इतने टाइम तक फैमिली का सपोर्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। और दूसरा चीज, यदि फैमिली सपोर्ट करती है सर तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलता है सर। ठीक है, कभी कभी हम जब तैयारी के दौरान हम अपने को लो फील करते हैं या डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, या एक दो बार हम अटेम्प्ट करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं हम गलत डिसीजन तो नहीं लिए, हमसे शायद ना हो पाए। तो उस टाइम पे सर फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है सर। और कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलता है सर, ये चीज है। तो फैमिली सपोर्ट को तो मैं मानता हूँ सर कि होनी चाहिए, लकली। और यदि ना भी हो तो अपना जज्बा है वो तो खैर है ही सर। यदि लगता है कि अनिस थोड़ा प्रकाश। बहुत फैमिली अप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि तो फिर भी ओवरऑल जैसे मैं अपना कहूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% फैमिली का सपोर्ट लास्ट तक मेरे साथ रहा है। क्योंकि एक दो बार जब मैं असफल हुआ तो फैमिली को, मदर को भी मेरे लगा है, वाइफ को भी लगा है कि नहीं अभी इनको सेकेंड ऑप्शन देख लेना चाहिए, कोई और जॉब कर लेना चाहिए। मतलब इस एज में आकर क्या जरूरत है सिविल के लिए इतना समय बर्बाद करना। तो वहां पे तो सर मेरा, चाहे उसको जीत कह लीजिए सर या डिटर्मिनेशन कह लीजिए, तो कहीं कहीं थोड़ा सा अपना विल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए, और फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो सर वहीं सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ऐसा ही है। राजीव जी, जब आपका पहली बार जो सिलेक्शन हुआ था, उस यस वक्त सर। में जहां तक मेरी जानकारी है, आप अकेले एक्स सर्विसमैन थे या कोई और भी थे जिन्होंने अ, ये एग्जाम निकाला था विदाउट, जब वो एक्स सर्विसमैन वाला यूपी के अंदर एप्लीकेबल नहीं था कोटा? नहीं सर, एक्चुअली में यूपी का ये था कि पहले सी ग्रेड में मिलता था, मतलब यहाँ पे बिल्कुल। रिजर्वेशन था। हाँ, 2022 से सर बी ग्रेड के जितने जॉब है उसमें 5% रिजर्वेशन हुआ है। तो जब मैं 2021 में क्लियर किया था सर, तो उसमें हम लोग दो सेलेक्ट हुए थे नायब तहसीलदार। एक मैं था और एक एयरफोर्स के रिटायर्ड थे, तो काफी सीनियर है मेरे से। तो हम दो लोग सेलेक्ट हुए थे सर 2021 में। तो उस सिलेक्शन में होने के बाद जब आपने रिजल्ट देखा, तो आपकी क्या यस सर। फीलिंग थी, और आपने पहला कॉल, मतलब पहला किसको बताया था उस सिलेक्शन के बारे में? तो ये आप बताएं। सर एक्चुअली ये 19 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट आया था सर, फर्स्ट मेरा पीसीएस वाला, 2021 वाला। तो उस समय मैं गांव पे ही था सर। तो मुझे याद है सर कि मेरी वाइफ और मम्मी टीवी देख रही थी बैठ के, और मैं अपने बेटे के साथ कुछ कर रहा था, खेल रहा था। तब तक दिल्ली से एक मेरा वहीं इलाहाबाद का दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया। तो उसने बताया, एक्चुअली मुझे थोड़ा ये हाई कोर्ट में मैटर चला गया था सर 21 वाला। तो रिजल्ट का ये हो रहा था कि अब आएगा अब आएगा। यस सर। तो उस दिन क्या हुआ कि उसने मुझे कॉल किया शाम को अप्रॉक्स 6:30 बजे के करीब सर। तो उसने कॉल करके बोला कि राजीव सर आप अपना वो दीजिए, रोल नंबर दीजिए, रिजल्ट आ गया है। तो सर एक्चुअली मुझे रोल नंबर याद था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उससे बोला कि यार अभी रिजल्ट, मुझे रोल नंबर पता नहीं है, मैं चेक करके तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। तो उसने एक्चुअली, मैं ऑलरेडी वो चेक कर चुका था, बस वो मेरे मजे ले रहा था। तो फिर उसने बोला कि राजीव कुमार सिंह आप ही का नाम है, अपना है तहसीलदार में सेलेक्ट है सर। तो उसने मुझे बताया, तो बहुत खुशी हुआ सर, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और पहला कॉल तो इसलिए कि वाइफ और माँ तो वहीं पे थी। बिल्कुल और एक मैं नेवी में था सर, तो आपको पता है जगदीश डोली, बिल्कुल जगदीश डोली एलपीएम आपको पता होगा। तो उससे बिल्कुल। मैं प्रॉमिस करके आया था ना कि जब मैं सेकंड कहीं सेलेक्ट होऊंगा तो पहला कॉल तुमको करूंगा। तो सर मैंने उसी को कॉल किया था पहली बार, उसको बताने के लिए। बहुत सुंदर। और मुझे याद है जगदीश डोली ने इमीडिएटली वो अपनी स्टेटस के ऊपर भी मेंशन कर दिया था उसी वक्त पे, यस सर। क्योंकि यस सर। लकीली मैं भी आप दोनों से ही कनेक्ट हूँ कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, ये हमारा सौभाग्य है सर।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी आप बताएं, जो दूसरी बार सिलेक्शन हुआ उसमें जो खुशी थी और हम्म। पहली बार जो सिलेक्शन हुआ उसमें खुशी थी, उन खुशियों में क्या अंतर था? सर पहली वाली खुशी कुछ ज्यादा थी, क्योंकि बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड था सर। बिल्कुल सर, मतलब ये लग रहा था कि हम सिविल सर्विस तो एक बहुत बड़ा चीज होता है ना सर हम लोग के लिए, और खास बिल्कुल। तौर से जब हम डिफेंस में, नेवी में एक सेलर थे, तो एक अफसर बनना, वो भी सिविल सर्वेंट बनना, एक बहुत बड़ा ड्रीम था सर। तो अनएक्सपेक्टेड था सर। मतलब मैं उस दिन पूरी रात में सोया नहीं था, लगभग 2-3 बजे तक तो मेरे कॉल आते रहे या मैं किसी को कॉल करता रहा। और जो टाइम बचा भी, हम, मैं और मेरी वाइफ पूरी रात बातें ही करते रह गए। तो कब सुबह हो गया हमें पता नहीं चला सर। तो बहुत मतलब खुशी थी सर। दूसरा वाला आया तो ये था कि ऑलरेडी एक जॉब था, तो बट ये था कि हाँ ठीक है थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पहले वाले को ये ना लगे कि कहीं लक बाई चांस हो गया है। तो मुझे लग रहा था कि अब सेकेंड वाले में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं अपने को प्रूफ कर दूंगा कि हाँ यह से मेरी तैयारी थी, ठीक है। कि वो तो जब तुक्का दोबारा आया नहीं, सर, तैयारी थी वो, उसको आप प्रूव कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। मुझे क्योंकि कुछ लोग जानते हैं सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, किसी को बिल्कुल। लग रहा होगा कि हो सकता है किस्मत वाली बात है, हो गया होगा, एक सर्विस मैन है, कोटा ले लिया होगा। तो ये था, तो मुझे लग रहा था कि सेकेंड टाइम में यदि सेलेक्ट हो जाता हूँ तो फिर ये क्वेश्चन मार्क जो है वो शायद कम हो जाए। तो सेकेंड में मेरा ये था सर कि सिर्फ डिप्टी एसपी और एसडीएम के लिए मैंने वो किया था, फुल के फिल किया था फॉर्म में। तो मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम में देखी, सबसे पहले एसडीएम वाले कॉलम में देखे, जब रिजल्ट आया तो नहीं था उसमें नाम, तो थोड़ा दुखी हुआ। फिर उसके बाद डिप्टी दूसरे वाले एसपी में में था। देखा तो सर था, तो अच्छा लगा सर। हाँ सर। और जब ये तो पहली बार जब रिजल्ट आया था खुशी हुआ, तो इसका भी काफी खुशी। जी, जब पहली बार रिजल्ट आया था आपने हम्म। मेंशन किया आप गांव गांव में थे, और ये वही गांव है यस जहां सर। से अ, आपका जो जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी, या जो, क्योंकि कई बार हम तैयारी यस करते हैं, सर। हम सिटी में हैं या प्रयागराज में हैं या कहीं और जगह पे हैं, यस सर। वहां से हम गांव जाते यस हैं, सर। तब तक उनको पता होता है कि सिलेक्शन हो गया। आपके यस सर। केस में आप लकीली गांव यस में सर। थे। तो जो ये न्यूज ब्रेकआउट यस सर। हुआ, जब ये न्यूज फैला, तो जो यस सर। गांव में जो रिएक्शन था, वो कैसा यस कैसा सर। था? सर मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको सच कहूँ तो। क्योंकि सबसे वही जो लकी था कि मैं गांव पे था इतनी अच्छी न्यूज को सुनने के लिए और सबको बताने के लिए। तो मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया था सर अपना व्हाट्सएप पे सेम टाइम, अपने रिजल्ट का। और फिर मॉर्निंग होते होते गांव में लगभग जितने मेरे से लड़के जुड़े हुए थे सबको पता चल गया। तो जैसे मैं सुबह सर लगभग मैं 6 बजे के करीब जाके अपना मेन गेट खोल रहा था, तो दरवाजे पे 2-4 लोग खड़े थे गेट के बाहर। तो फिर वहीं से बधाई देने का सिलसिला सर सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, और उस दिन लगभग शाम को 4-5 बजे तक कंटिन्यू चला था। फिर अपने गांव का सर मैं पहला नेवी में भी था, और पहला नायब तहसीलदार क्या सर, मैं पहला कोई सिविल सर्वेंट था। तो गांव के लोग काफी खुश थे सर। और आपको बताऊं कि सर हर कम्युनिटी से लोग, चाहे लेट इट बी एनी कास्ट, सब लोग मेरे को आए और काफी सम्मानित किया लोगों ने सर, काफी सम्मानित किया। और उस दिन मुझे लगा सर कि जो मैं इलाहाबाद मेहनत किया था ना, ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे अभी और करना है। क्योंकि वो जो सम्मान मिला था सर ना, वो मेरी मेहनत और सेक्रीफाइस के सामने, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ दिल से कि वो कुछ भी नहीं था सर, जीरो था। क्योंकि उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ था मुझे। तो अच्छा रिएक्शन था सर। आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग हर गांव में या किसी भी जगह जाता हूं तो 2-4 लोग मुझे वहां जानने लगे हैं। तो एक काफी खुशी फील होता है सर इस चीज को लेकर। बिल्कुल, ये पहचान का जो सेक्रीफाइस था वो पहचान के लिए था। और हमारे देश यस में सर। जहाँ पे 1.4 बिलियन, 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे पहचान और अच्छे तरीके से पहचान बिल्कुल होना, सर। ये एक अच्छे बहुत से। बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और ये तो बिल्कुल सर। आप पहले थे, नेवी में पहले थे, अब से यस सर। लगभग 18-20 साल पहले। और उसके बाद आपने सिविल यस सर। सर्विसेज में आप आ गए बिल्कुल अभी, और एक ही व्यक्ति वो है। तो ये तो जनरेशंस को यस इंस्पायर सर। करने वाली बात हो गई, कि जो अभी लोग हैं जिनके बिल्कुल बच्चे सर। अभी 4 साल 5 साल के होंगे, उन्होंने भी अपने बच्चों को ड्रीम दिखाया होगा कि देखो राजीव ने ये यस किया सर। है, आपको वैसा करके दिखाना है। हुआ है गांव में। और बिल्कुल सर। मेंटर करने के लिए, बताने के लिए आपके पास में बड़ा भाई है। सो ये तो आगे जनरेशन उससे इंस्पायर होंगी। और ना ना केवल गांव, हमें अपने क्षेत्र के, ये चीजें क्षेत्र में फैलती हैं, बिल्कुल सर। गांव, अगल बगले गांव, बिल्कुल टाउन, सर। वहां पे धीरे धीरे।
तो ये यस सर। बहुत ही सुंदर कहानी बनती जा रही है, आपकी यस सर। प्रेरणा कहानी। और जो आपके मेरे लिए टीचर्स, एक, जी, हाँ, जो आपके टीचर्स थे, कंटिन्यू करिए सर। क्योंकि यस सर। जितना मैं आपको जानता हूँ कि आप जहां भी, जिसका भी रोल रहा है आपकी सफलता में, जहां से वो चाहे मऊ के स्कूल का रहा हो या प्राइमरी स्कूल का रहा हो, तो निश्चित रूप से आपके मन में वो यस। सारे किरदार आए होंगे कि जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाने में मदद की। बिल्कुल। तो यस। आपने अपने टीचर्स के साथ भी संपर्क किया होगा, तो उनकी कैसी फीलिंग रही इसके बाद में? सर मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर जो मेरे थे सर, वो तो अभी एक्सपायर कर चुके हैं। लेकिन मैं एट्थ में पढ़ता था, तो मेरे जो वहाँ गुरुजी थे, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे सर, तो मैं उनसे मिलने गया था सर, पर्सनली उनके घर पे बहुत दिनों के बाद सर। वो रोने लगे थे सर जब मैं उनका पैर छुआ और बताया कि मैं ऐसे हो गया। तो अपने पास में बैठाया और रोने लगे, बोले कि बेटा तुमने मतलब, अब मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे तारीफ करूं, लेकिन तुमने एक गुरु का जो है ना मान बढ़ा दिया है। तो सर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और अब तब से तो मैं जब भी घर जाता हूँ सर, उनसे मिलने जरूर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर मेरे कोचिंग के भी कुछ सर हैं, जैसे एक ज्योग्राफी के सर थे मेरे, शैलेश सिंह सर। वो जी। मुझे बहुत मोटिवेट करते थे सर, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। तो वो तो मेरे गुरु भी हैं और एक बड़े भाई की तरह भी हैं सर। तो उनसे भी बताता हूँ तो बोलते हैं, टाइगर तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम करोगे। सेकेंड टाइम भी होना था तो अभी रिजल्ट नहीं आया, बोलता था पता नहीं कैसा होगा। बोले यार तू शेर है यार, तेरा क्यों नहीं होगा। तो उनका जो एक मोटिवेशन था सर, और उनके चेहरे पे जो वो कॉन्फिडेंस मेरे लिए दिखता था सर ना, तो मैं उसके लिए बहुत आभार फील करता हूँ सर सभी का। बहुत ही बढ़िया। और वो ही नहीं, हम सब लोग जो नेवल कम्युनिटी भी थे, क्योंकि तब आप नेवी में पूरी तरह से उसको लाइव देखने के लिए नहीं थे, लेकिन यस सर। लकीली हम लोग थे और हमने वो देखा है कैडर में। और साथ में जब हम एक न्यूज ऐसे शेयर करते हैं, तो एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है, क्योंकि वो संघर्ष किया हुआ है इतने सालों, और वहां करने के यस बाद सर। अलग सेटअप में जाके मेहनत करके निकालना, तो ये एक फौजी यस सर। का जो हम बोल सकते हैं, जो ग्रिट है, जो डिटर्मिनेशन है, वो कहीं ना कहीं यस उसमें सर। काम आती है। तो बिल्कुल सर। राजीव भाई, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछने हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जब आपने आप ऑलरेडी जौनपुर में ज्वाइन कर लिए था आपने, उसके बाद में यस फिर सर। डीवाईएसपी के लिए चाक पत्र देके जाना वहां पे, और यस फिर सर। वो लगभग एक वर्ष की ट्रेनिंग जिसमें आप अभी हैं, तो ये भी यस सर। काफी कठिन वक्त है, प्रशिक्षण वाला भी। यस सर। तो आपको नहीं लगा कि पहले वाला है, मजिस्ट्रेट साहब बन गए, गाड़ी है अभी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, कौन अभी इतनी मेहनत करेगा? नहीं सर, मेहनत वाला तो अब नहीं बच गया था मेरे लिए कि मेहनत ज्यादा करना है। पर एक चीज ये था कि लाइफ में कितना ज्यादा अचीव किया जा सकता है, अचीव इन द सेंस कि इसको ग्रीड के तरह से नहीं देख सकते सर। इसको ये था कि हम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम अपने को कहाँ तक ले जा सकते हैं सर, हमारी कैपेसिटी कहाँ तक है जाने की। मुझे बस ये था सर, मुझे लगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो बन गया मैं, लाइफ सेट भी हो गई थी जनरली, और प्लस वहाँ फैमिली लाइफ भी कंपेयर टू डीएसपी बेटर है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं अपने को यहाँ पे रोक नहीं सकता हूँ, मुझे इससे ऊपर जाना था सर। और डीएसपी का एक मेन ज्वाइन करने का रीजन ये भी रहा सर कि जो हम नेवल पुलिस में रहे सर, तो एक डिसिप्लिन वाली जो चीजें होती है ना सर, कि हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज हमें टाइम से चाहिए, ठीक है। वो एक हमारा शेड्यूल बन चुका है। हम रिटायरमेंट के बाद भी आए सर, मेरा वही टाइम था कि सुबह 5 बजे उठना है, मुझे रोज सेविंग करना है, उसकी जरूरत हो या ना हो, प्लस हर चीज मुझे सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इनबिल्ट हो गई है सर। तो मुझे लगा कि फिर ये दोबारा जो यूनिफॉर्म की सर्विस है ना, ये सब चीजें यहीं पे हो सकती है सर। तो यहाँ पे आया हूँ सर, फिर वही डिसिप्लिन है सर, वही लाइफ का शेड्यूल है, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक जो चीजें है ना सर, वो बनी रहती है। और प्लस हम अपने को युवा ही समझते हैं सर अभी भी। मुझे लग रहा था कि मजिस्ट्रेट में रह के शायद मैं अपना एज में काउंट करना शुरू कर दिया था कि मैं इतने ईयर का हो गया हूँ, बट यहाँ आने के बाद लग रहा है कि सर मैं फिर वही 20-21 साल वाला ही हूँ। वही सुबह पीटी, वही परेड, वही भाग दौड़, तो लगता है कि लाइफ में एक जोश ना कंटिन्यू बना रहेगा इस सर्विस में। कि वापस चिल्का आ गए हैं आप? तो
बिल्कुल सर, ये दोबारा छिलका है। ओके ओके राजीव भाई। और अभी तक जो ये पूरी जर्नी थी ये थी पीसीएस इंटू टू, 2 बार पीसीएस क्रैक करने वाली। यस सर। लेकिन अभी आम यस जनता सर। को एक प्रशासनिक अधिकारी राजीव कुमार सिंह से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, वो क्या करके देंगे जनता के लिए? सर पहला मेरा क्वेश्चन, लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं सर, बट मैं आपको ट्रूली बताना चाहूंगा कि जहां तक आप मेरा नेचर जानते हैं कि थोड़ा सा हेल्पफुल नेचर का हूं मैं सर। और सिविल सर्विस सर, एक तो पहचान बनाना था, वो तो सेकेंडरी था। बस फर्स्ट ये था सर मुझे कि पब्लिक के लिए कुछ करना था सर। ये चीज मेरे अंदर बचपन से था सर, क्योंकि मैं बिल्कुल। जिस फैमिली बैकग्राउंड से था, मेरे पिताजी को मैंने देखा था सर कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों के लिए परेशान रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर थी। तो मुझे लगता था कि हम पैसा तो कमा लेंगे, बट एक जनता के बीच में जाना, उनके लिए कुछ करके और फिर वो रिस्पेक्ट गेन करना सर, वो मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों से कई हजार गुना ज्यादा है सर। और अभी मैं आपको वादा तो नहीं करूंगा सर, बट अपनी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे थॉट्स हैं और जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और जनता के लिए यही है सर कि मैं जिस अभी मैं डीवाईएसपी हूँ, आफ्टर ट्रेनिंग मैं सीओ बनूंगा, सर्कल अफसर बनूंगा। और मेरा पूरा कोशिश ये रहेगा कि मेरे सर्कल में जो भी खास तौर से जो मजबूर लोग हैं सर, गरीब हैं सर, जिनके पास, जो पुलिस के पास आने से डरते हैं सर, ठीक है, उनको लगता है कि पुलिस का मतलब वो हमारी समस्याओं को कम कहाँ करेंगे, हमारा शोषण ज्यादा करेंगे, तो लोग एक दूरी बना के रखते हैं। मैं चाहूंगा सर उस दूरी को पाटने के लिए, और मैं चाहूंगा कि पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट रखूं मैं हर चीज के लिए, छोटी बड़ी चीजों के लिए, उनकी समस्याओं को। कोशिश ये रहेगी सर कि थाने का चक्कर कोई 2 से 3 बार ना लगाए, जेनुअल यदि प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कोशिश रहेगा सर कि मैं इस पुलिसिंग को सर ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट करके और इसको इमोशन के साथ जोड़कर सर मैं लोगों की समस्याओं को हल करूं। बाकी सर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो इस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने ये बात बताई। और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा था आपसे क्योंकि मैं आपकी नेचर को जानता हूँ। और यस। जहां पर भी आपका ट्रांसफर होगा वहां पे निश्चित रूप से जो लोग होंगे, क्योंकि मैंने ऐसी स्टोरीज देखी हैं, मैंने ऐसी न्यूज़पेपर कटिंग्स देखी हैं जहां पे एक प्रशासनिक अधिकारी, स्पेशली पुलिस से जाने के बाद भी जो लोग वहां पे भावुक होते हैं उनको विदाई देने के टाइम, उनके ट्रांसफर बिल्कुल के सर। टाइम। तो वो बिल्कुल सर। एग्जैक्टली जिसके लिए जब बंदा इंटरव्यू में जाता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या करोगे, बोलने वाला और करने वाले बिल्कुल। में जो अंतर नहीं रखता है, बिल्कुल सर। वो चैंपियन है। बिल्कुल। तो आप तो हमारे नेवी के चैंपियन हैं, तो निश्चित रूप से आप करेंगे। कोशिश करेंगे सर, हमने नहीं, आप करेंगे। नेवी को हम नीचे नहीं आने देंगे सर। तो और अभी इसी से एक मिलता हुआ सवाल कि डीवाईएसपी बनने के बाद क्या आप अपना नेचर ऐसा होल्ड कर पाएंगे? कर लेंगे सर। इसलिए कर पाएंगे सर क्योंकि पुलिसिंग जॉब मुझे मुझे अभी भी याद है सर, जब मैं मेरा मार्कशीट पे में जब मैं सीट से सर मैं एलपीएम कोर्स के लिए जाना था मुझे, तो उन्होंने पहले बोला था कि राजीव तेरी आवाज तो तेज निकलती नहीं, तुझे गाली देना आता नहीं है, तो पुलिस कैसे बनेगा, तू फालतू में तू यहीं पे रह, तेरे को एसी वॉच कीपर मैं बना दूंगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है? मैं बोला सर आप एक बार मुझे बस जाने दीजिए स्क्रीनिंग के लिए, मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगा तो खुद लौट के आ जाऊंगा। और सर मैं आपको बताऊं कि वहाँ स्क्रीनिंग में मैं फर्स्ट आया था अपना कुंजाली में। और मुझे लगा सर, रियलाइज हुआ कि पुलिस को तो और ज्यादा पोलाइट होना चाहिए सर, क्योंकि पुलिस की अवधारणा हम अंग्रेजों के टाइम से लेकर चल रहे हैं कि पुलिस का मतलब है कि डंडे के जोर पे किसी को ये करना, गाली देना, हार्श वॉइस में तेज आवाज में बात करना, लोगों को रहना। बट मुझे लगता है कि पुलिस का एक निगेटिव कंसेप्ट बना हुआ है सर। जनरली पुलिस को पोलाइट ही होना चाहिए, उसको सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, ताकि उसके पास कोई भी अपनी समस्या लेकर आए तो उसको झिझक ना हो किसी चीज को लेकर। और साथ ही साथ उसको स्ट्रिक्ट और हार्ड भी होना चाहिए कि यदि विपरीत परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे डिसग्रंटल एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स, उनके साथ हैंडल भी करना है। तो मुझे लगता है सर एक फौजी होने के नाते वो तो चीज हमारे अंदर है ही कि विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने को कैसे स्ट्रांग बनाना है। और प्लस एक जो मेरा सॉफ्ट नेचर है सर, कहीं ना कहीं वो लोगों से भी कनेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है सर मैं मेंटेन इसको करके रखूंगा, और शायद हो सकता है कि और मैं पोलाइट बन जाऊं सर जाने के बाद। बहुत ही अच्छी बात ये आपने बताई। और अ, आपको जानने वाले लोग, ना केवल मैं,
इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि जहां भी आप जाएंगे वहां पे रोशनी और ज्यादा ही होगी। जो रोशनी है उसको आप बढ़ा देंगे, और जो लोगों के अंदर मोटिवेशन वाला जो पार्ट है वो आपको देख के उनमें मोटिवेशन आएगा। जो अ, संविधान हमारा बोलता है कि हमें उन लोगों के लिए ज्यादा अ, अ, बिल्कुल सर। हमें थोड़ा और उनके लिए करना चाहिए, जो शोषित हैं, जो हमें जो बिल्कुल मजबूरी सर। बना के रखते हैं, हमें उनको पास लेके आना है। तो निश्चित रूप से जो बिल्कुल संविधान की सर। अवधारणा है उसके साथ आप काम करेंगे, और जो उस तबके के लोग भी पुलिस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, इसलिए यस कि सर। वो हेल्प कर पाए उसके लिए, और कोई बिल्कुल सर। वो नहीं है। तो राजीव जी, और फाइनली आप नेवी और नेवल पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में उनका क्या रोल रहा? और वन से नेवल मैन ऑलवेज नेवल मैन, वन से फौजी ऑलवेज ए फौजी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर, पहला चीज तो मैं नेवी के लिए मैं आजीवन रेडी हूँ सर नेवी का। पहले हम लोग नेवी ज्वाइन कर लिए थे तो कभी कभी हार्ड लाइफ आती थी तो हम लोग सोचते भी थे कि हम लोग कहाँ आ गए। बट मुझे रिटायरमेंट के बाद रियलाइज हुआ है सर चीजें ड्यूरिंग तैयारी भी, कि नेवी की वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ सर और ये इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। केवल केवल इसका पूरा योगदान सर नेवी का है। क्योंकि हम जिस स्टेज में नेवी में गए थे सर, एक मुझे बैकअप की जरूरत थी सर, किसी सहारे की जरूरत थी उस टाइम पे, मुझे नेवी ने वो सपोर्ट किया सर। फिर मैंने अपना एजुकेशन किया, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया, खास तौर से जब नेवी पुलिस में हम आ गए सर। तो एक है कि हम अपने को कैसे किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं। तो ये सब चीजें सर नेवी का ही है। आज भी जब मैं सब ट्रेनिंग में आया था तो मैं अपने डीआईजी सर के ऑफिस में जब फर्स्ट मीट के लिए गया तो मैंने सैल्यूट अपना नेवी वाला किया। तो वो हंसने लगे, बोले जरूर तुम फौजी होगे। तो मैं बताया सर कि मैं इंडियन नेवी से हूँ। और मैंने ये भी बताया सर कि मैं भले किसी भी पोस्ट पे चला जाऊं लाइफ में सर, मैं और ये दिल से मैं कह रहा हूँ सर अपने, कि मैं चाहे जहां तक प्रमोट करके जाऊं, मैं आज डीवाईएसपी हूँ, कल को एसटीएम बनूं, कुछ भी बनूं सर, या इसमें प्रमोट करके मैं एसपी तक जाऊं। बट मैं हमेशा प्राउड फील अपने को करूंगा एक इंडियन नेवी का वेटरन होने के लिए सर। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ सर वो नेवी की बदौलत हूँ सर, इसको कहने में मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं है सर। के लिए तो तालियां मिलती हैं, और जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी निश्चित रूप से क्लैप करेंगे। और ये केवल नेवी की बात नहीं है, ये एक फौजी वाली बात है, चाहे एयरफोर्स वाले वेटरन है या आर्मी बिल्कुल वाले, पूरे फौजी के। यस सर, मैंने भी कम्युनिटी वाली बिल्कुल बात। नेवी को ऐसे कोट किया कि नेवी में था, अदरवाइज जी। सबके लिए था सर। यस सर। ओके राजीव भाई, बस अभी आखिरी बात हमारी ये है कि जब हम लास्ट टाइम हम मिले थे तो हम गोवा होटल में मिले थे, मेरे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जाने सर। से पहले वाले। तो अगली अभी बार अगली आपकी बार आउटगोइंग उम्मीद पार्टी। करते हैं कहीं जल्दी मिले। तो स्वागत है जरूर सर, आपका कभी भी, जरूर। और जहां पर भी आप रहें हमें पता है कि अच्छा ही करेंगे, और हम आपके बारे में जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो आपकी भी संभाल के रखेंगे, उनको देखते रहेंगे। तो थैंक यू आपको सो मच सर, कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन जो आगे अपना फ्यूचर सेकंड कैरियर में देख रहे हैं उनके लिए, जो कैंडिडेट सिविल में हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, गांव में क्षेत्र में अपने जो लोग भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे उन सभी के लिए बिल्कुल। हम आपके लिए चाहते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू प्रशंसा। सर, थैंक यू सो मच सर। और आप थैंक ट्रेनिंग यू में सर। उम्मीद है कि यहाँ पे भी आप टॉपर ही बन के निकले, आपको टॉप करने का शौक है। तो ये अ, ओके, धन्यवाद थैंक यू राजीव सर, जी, मेहनत कर अपना रहे हैं। वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।